वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास को। आज से हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे से समझेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट वैकेंसी ऑफ छत्तीसगढ़। सो दिस वीडियो इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ से मिलेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आज हम समझते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अध्ययन की सुविधा से हम पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास को क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अध्ययन की सुविधा से हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला जो भाग में बांटते हैं उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको फर्दर हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। देन हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है। फिर हम देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। सो पहला जो चीज़ हम देखेंगे वो है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है और प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल फर्स्ट ऑफ ऑल किसे कहते हैं आप जान ले। तो ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो, दैट मीन्स ऐसा टाइम पीरियड जिसके बारे में कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, बट आज के डेट में कुछ ऐसे गुफा हैं या फिर कुछ ऐसे शैल चित्र हैं जिसको हम देख के कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको हम देख के क्या बताते हैं कि इतना पुराना रहा होगा। सो इस हिसाब से हम आकलन करके बताते हैं, कोई लिखित में साक्ष्य हमारे पास नहीं है। तो ऐसे जितने भी काल थे उस टाइम के, उसको हमने कहा प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ऐसे काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो। सो प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में हम फिर से डिवाइड करते हैं। तो पहला जो काल है वह है पूर्व पाषाण काल। तो छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सो हम देखते हैं कि फर्स्ट को जो है वो है सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ जिले में है, यह पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। और यह विश्व की, यहाँ जो सिंघनपुर की गुफा में विश्व के प्राचीनतम शैल चित्र के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ पत्थर से निर्मित हस्तचलित कुदाल के या मतलब औजार का एक चित्र वहाँ के शैल चित्र से प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट जो लिखा गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चन कि सिंघनपुर की गुफा कहाँ है, तो रायगढ़ में। किस काल से रिलेटेड है, तो पूर्व पाषाण काल से। और ये ऐसे पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मे बी 2 पॉइंट से अभी तक क्वेश्चन देखा गया है। उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। छत्तीसगढ़ में जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है वह है कबरा पहाड़, जो कि कहाँ है, यह भी है रायगढ़ जिला में, ठीक है। तो रायगढ़ जिला में सिंघनपुर की गुफा है जो कि पूर्व पाषाणकालीन है, जबकि कबरा पहाड़ है जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ क्या है, कबरा पहाड़ से क्या प्राप्त हुआ है कि पाषाण युग के औजार के साक्ष्य यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में यहाँ के शैल चित्रों से प्राप्त हुआ है। यह क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है ना लाइन, एज इट इज़ पीएससी में पूछा है कि कहाँ के शैल चित्रों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखेंगे कि वो है कबरा पहाड़। देन यहाँ से और क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ से लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर आदि की चित्रकारी यहाँ के शैल चित्रों में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार औजार, पाषाणकालीन औजार यहाँ के शैल चित्रों में देखने को मिले हैं। तो ये जो पॉइंट लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्या याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है और यह मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और यहाँ से जो पाषाणकालीन जो औजार के बारे में हमें काफ़ी मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। और आप इसको भी याद रखेंगे, पूर्व पाषाणकालीन स्थल है सिंघनपुर, यह भी है रायगढ़ में। और यहाँ से क्या मिला है, हस्तचलित कुदाल के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यह जो सिंघनपुर की गुफा में शैल चित्र है, यह विश्व का प्राचीनतम शैल चित्र में से एक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर पाषाण काल के बारे में। उत्तर पाषाणकालीन स्थल छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, तो 2 स्थल हैं जो कि उत्तर पाषाणकालीन है। पहला है महानदी घाटी, यह भी है रायगढ़ में, ओके। दूसरा है धनपुर जो कि है बिलासपुर में। सो 2 जगह हैं जो है उत्तर पाषाणकालीन स्थल। यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, मानव की आकृतियाँ, पाषाणकालीन औजारों की आकृतियाँ यहाँ के भी जो शैल चित्रों से प्राप्त हुए हैं। आपको याद रखना होगा ये दोनों स्थल का नाम और ये किस जिले में है और ये किस काल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन हम देखते हैं नवपाषाणकालीन स्थल।
नवपाषाणकालीन जितने भी स्थल है छत्तीसगढ़ में, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है रायगढ़ का टेरम, देन राजनांदगांव का चितवा डोंगरी, दुर्ग का अर्जुनी। 3 स्थल ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जो कि है नवपाषाणकालीन। यहाँ पे आपको डेट इसलिए याद नहीं रखवाया जा रहा है क्योंकि डेट को पूछता नहीं एग्जाम में जनरली, तो डेट याद रखने का कोई मतलब नहीं है और कोई फिक्स डेट है नहीं। अलग अलग किताब में अलग अलग डे, अलग अलग राइटर अलग अलग यहाँ की डेट बताते हैं, तो डेट पे हमें नहीं जाना है। जो फैक्ट छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पूछा जाता है वो सब आपके सामने यहाँ पे है। आप याद रखेंगे टेरम कहाँ है, रायगढ़ में, ये कौन से काल से संबंधित है, तो नवपाषाण काल से। वहीं चितवा डोंगरी कहाँ है, तो राजनांदगांव में, यह कौन से काल से संबंधित, तो यह भी नवपाषाण काल से। और दुर्ग जो कि अर्जुनी जो कि दुर्ग में है, यह भी है नवपाषाणकालीन स्थल। तो छत्तीसगढ़ में 3 जो है नवपाषाणकालीन स्थल हैं। और क्या याद रखेंगे आप कि चितवा डोंगरी की जो गुफा है ना, वहाँ के शैल चित्रों में आखेट करता हुआ मनुष्य का चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पे आखिर लिखा गया जो कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से है, यह है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो वहाँ के जो शैल चित्रों में शिकार करता हुआ एक मनुष्य का चित्र दर्शाया गया है। तो इन चीज़ों को आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, आप ज़रूर याद रखें, अपना नोट्स जरूर बनाएं। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में लिखित साक्ष्य है परंतु हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य तो हमारे पास है बट वी आर नॉट एबल टू रीड, क्योंकि उसकी भाषा कुछ ऐसी होगी जिसको हम समझ नहीं पाए हैं। सो ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों क्या है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। यहाँ के कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसको हम पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। आप एक चीज़ याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक कालीन कोई स्थल नहीं है। और कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है। यह फैक्ट आप जरूर याद रखें। उसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका हमारे पास लिखित में विवरण है। और ऐतिहासिक काल की शुरुआत हम मानते हैं ऋग्वैदिक काल से। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की जो टाइम पीरियड है वो जरूर याद रखें, 1500 से 1000 BC के आसपास है। और ऋग्वैदिक काल में आप याद रखें छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन नहीं मिलता है। यह फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वह 1000 से 600 BC के आसपास का है। और ये आप याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। तो दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कथन वाले प्रश्न में इस तरह के कथन आपको दे दिए जाएंगे, आपको बताना रहेगा कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। तो आप याद रखें ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई वर्णन नहीं है, जबकि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन है। और ये जो टाइम पीरियड यहाँ पे आपको दिखाया गया है इसको भी आप याद रखें, ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या कोई नामो निशान था, तो था। ठीक है, इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था रामायण काल में, तो वो छत्तीसगढ़ का नाम इस टाइम में था दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण कौशल। और दक्षिण कौशल की राजधानी होती थी कुशस्थली। और इस समय दक्षिण कौशल की जो भाषा होती थी कोसली। तो दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का पुराना नाम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम भाषा आपको पूछे तो आप याद रखेंगे कोसली, जो कि भाषा थी किसकी, दक्षिण कौशल की। और दक्षिण कौशल रामायण काल में छत्तीसगढ़ ही था। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम भाषा कौन सा है, तो वो है कोसली। यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये आपके नॉलेज के लिए है। आप याद रखें कि दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ को कहा जाता था और उसकी जो राजधानी थी कुशस्थली हुआ करती थी और दक्षिण कौशल की भाषा कोसली थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो प्राचीनतम भाषा थी वो कोसली थी। और अब क्या याद रखें कि रामायण काल में जो बस्तर क्षेत्र था उसे किस नाम से जाना जाता था, दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से। ठीक है, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था बस्तर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। देन हम देखते हैं महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के बारे में क्या वर्णन मिलता है। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ का नाम उस टाइम क्या था, प्राक कौशल था। और बस्तर को कांतर कहा जाता था। तो ये 2 फैक्ट महाभारत काल का आप याद रखें और ये सारे फैक्ट रामायण काल से रिलेटेड हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था, तो दक्षिण कौशल। राजधानी क्या थी, तो कुशस्थली। भाषा क्या थी, तो कोसली। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम भाषा क्या है, तो आप याद रखेंगे कोशली। रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, दंडकारण्य। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। देन हम देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल लगभग 600 BC के आसपास के टाइम पीरियड को हम कहते हैं।
महाजनपद काल के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ उन लोगों को जो बिगनर हैं, अभी भी स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन। पहले क्या होता था, संपूर्ण भारत जैसे अभी 28-29 राज्य में डिवाइडेड है, वैसे ही उस टाइम में 16 महाजनपद होते थे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 16 राज्य होते थे और प्रत्येक राज्य में एक एक राजा होता था। वहाँ पे जैसे अभी अखंड भारत है ना, वहाँ अखंड भारत नहीं हुआ करता था। हर राजा अपने आप को पूरे भारत का सम्राट समझता था और एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करके उसका जो क्षेत्र था उसको जीतने की कोशिश करता था। तो ऐसे 16 महाजनपद थे उस टाइम में। तो उस 16 महाजनपद में छत्तीसगढ़ जो था ना, चेरी महाजनपद, एक चेरी जब महाजनपद था, 16 महाजनपद में से एक जनपद था, उसका नाम था चेरी महाजनपद, उसका हिस्सा था छत्तीसगढ़। और उस टाइम में छत्तीसगढ़ का जो नाम था वह था चेरीसगढ़ था। इस पॉइंट को आप काफ़ी अच्छे से याद रखें। महाजनपद काल में भी छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है, ठीक है। देन हम देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। तो इसके कई सारे प्रूफ्स हैं कि बौद्ध धर्म में भी छत्तीसगढ़ का वर्णन है। जैसे कि हम देख सकते हैं बौद्ध धर्म में छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे गौतम बुद्ध का सिरपुर यात्रा है ना, गौतम बुद्ध सिरपुर यात्रा में आए थे। इसका उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ है अवदान शतक, यहाँ पे लिखा है अवदान शतक, उसमें है। तो जिस टाइम बौद्ध धर्म भारत में प्रचलित था तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ उस टाइम में था, छत्तीसगढ़ का भी यहाँ वो प्रभाव था उस टाइम में। तो बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने सिरपुर में क्या बनवाया है, स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार का निर्माण करवाया है। तो ये ऐसे प्रूफ हैं जो बताते हैं कि बौद्ध धर्म के टाइम में भी, जिस टाइम बौद्ध धर्म भारत में प्रचलित था, छत्तीसगढ़ का भी उस टाइम में रोल था। तो इन फैक्ट को याद रखें। डायरेक्ट पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि नहीं, तो मिलती है। और कहाँ से, अवदान शतक से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म जिस टाइम भारत में प्रचलित था उस टाइम में भी छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। जैन धर्म के बारे में जानकारी छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। जैसे कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, है ना, ऋषभदेव की जानकारी गुंजी एक जगह का नाम है जो कि जांजगीर चांपा है ना, जांजगीर चांपा में। वहाँ से कहाँ किसके बारे में जानकारी मिलती है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में। देन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जानकारी नगपुरा, जो कि किस जिले में है, दुर्ग जिले में है, से प्राप्त हुई है। वहीं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की जानकारी आरंग से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर थे वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में उस टाइम में आया करते थे, तभी उनका साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है छत्तीसगढ़ से, है ना। तो इस प्रकार से जैन धर्म के टाइम में भी छत्तीसगढ़ था, ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, किन टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि राजवंश के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश और छत्तीसगढ़ में अन्य राजवंश की जानकारी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले क्या हुआ करता था कि पूरा भारत जो है एक अखंड भारत नहीं हुआ करता था, बल्कि एक छोटे छोटे राज्य में डिवाइडेड था। उस टाइम में राजतंत्र था, प्रत्येक राजा एक छोटे से राज्य का अपने आप को बादशाह समझता था और वो अपने दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके उसके क्षेत्र को जीतकर अपने में मिला लेता था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, मान के चलिए भूपेश बघेल, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो ऐसा मान लें कि अभी राजतंत्र होता तो क्या होता कि योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ पे अटैक करता और छत्तीसगढ़ को जीत जाता, तो छत्तीसगढ़ भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा कहलाता। तो उस टाइम में राजतंत्र था तो ऐसा होता था। बट अभी क्या है, प्रजातंत्र है। यहाँ सिर्फ 5 साल के लिए किसी को इंसान को शासन की जिम्मेदारी दी जाती है, वो भी प्रजा के द्वारा। तो उस टाइम में ऐसा हुआ करता था। तो उस टाइम में जो छत्तीसगढ़ के जो राजवंश हुए थे वो कौन कौन से थे, राजश्री तुल्य वंश, नल वंश, सरबपुरी वंश, सिरपुर के पांडुवंश और बाण वंश, ये छत्तीसगढ़ के लोकल राजवंश थे। जैसे कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हैं अभी लोकल। और अलग से जो राजवंश हुआ करते थे जो छत्तीसगढ़ पे उनका कहीं ना कहीं साक्ष्य मिला है, या फिर जो छत्तीसगढ़ में अटैक किए हैं। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि यूपी से योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ पे अटैक करते, वैसे ही अलग अलग जगह दूसरे दूसरे राज्य के जो राजा छत्तीसगढ़ में आए हैं उसमें से मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, वकटक वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो जब इन वंश का स्टडी हम करेंगे, और यहाँ से काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।